प्रणाम दोस्तों। रात के 3 बजे हैं। तेहरान की एक तंग गली के एक पुराने मकान में एक माँ अपने 2 बच्चों को सीने से लगाकर बैठी है। बाहर सन्नाटा नहीं है। बाहर सायरन की वो आवाज गूंज रही है जो रूह को कपा देती है। अचानक काले आसमान में से कुछ चमकता है, एक बिजली जैसी लकीर, और फिर एक ऐसा धमाका जो जमीन के साथ साथ इंसान के वजूद को हिला कर रख देता है। ठीक उसी समय हजारों मील दूर वाशिंगटन, तेल अवीव, इजराइल, इनके एयर कंडीशन कमरों में नीली और लाल रोशनी के बड़ी बड़ी स्क्रीन चमक रही हैं। वहाँ कोई रो नहीं रहा, वहाँ कोई डर नहीं रहा, वहाँ उंगलियां नक्शों पर चल रही है। वहाँ शब्द बोले जा रहे हैं, टारगेट, एसेट, कोलेटरल डैमेज, न्यूट्रलाइज। ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया में गर्म आंसू है और मलबे के नीचे दबी चीखें, दूसरी दुनिया में रणनीति है और पावर का नशा। 2026 शायद वो साल है जब इन दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी सबसे खतरनाक और सबसे अनैतिक हो गई है। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया में हम ऐसे ढांचे में जी रहे थे जहां अमेरिका वैश्विक शक्ति का एकमात्र केंद्र था। उसकी मिलिट्री पावर, डॉलर का दबदबा, नेटो का सुरक्षा कवच और सिलिकॉन वैली की टेक्निक, इन सब ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें बाकी देश या तो सहयोगी थे या मूक दर्शक। लेकिन इतिहास कभी ठहरता नहीं। चीन यानी चाइना ने अपनी आर्थिक शक्ति से उस संतुलन को हिलाना शुरू किया। रूस यानी कि रशिया ने अपनी मिलिट्री और ऊर्जा कूटनीति यानी कि एनर्जी डिप्लोमेसी से पश्चिम प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस को चुनौती दी। और आज 2026 में हम देख रहे हैं कि एक ध्रुवीय विश्व यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड की कब्र खुद चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इस दौड़ में कौन पीछे हटने को तैयार है। और कड़वी सच्चाई ये है कि जब कोई पीछे नहीं हटता तो इतिहास उसे युद्ध की आग में आगे धकेल देता है। इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष कोई जमीन के एक टुकड़े या सीमा का विवाद नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये पहचान यानी कि आइडेंटिटी की लड़ाई है, और ये अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की व्याख्या की लड़ाई है। इजराइल के लिए उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए कभी नहीं दोबारा, नेवर अगेन, केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीने का मंत्र है। ईरान के लिए वो खुद को प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मानता है। उसके लिए ये लड़ाई साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक धार्मिक और सांस्कृतिक युद्ध है। जब 2 राष्ट्र अपनी अपनी कहानियों में खुद को पूर्णतः सही मान लें तो समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वहाँ केवल बारूद बोलता है। इतिहास गवाह रहेगा कि 2026 में शांति का एक मौका मिला था। जिनेवा में कूटनीतिक मेज सजी थी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के बदले कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार दिख रहा था। दुनिया ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी बमों की गूंज सुनाई दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि शांति की ये वार्ताएं केवल एक रणनीतिक पर्दा यानी कि स्ट्रेटेजिक स्मोक स्क्रीन थी। जबकि कूटनीतिज्ञ हाथ मिला रहे थे, सेनाएं टारगेट लॉक कर रही थी, ट्रंप और इजरायली नेतृत्व ने शांति की संभावनाओं को दरकिनार कर हमला किया। इससे एक भयावह सच सामने आया। उद्देश्य परमाणु कार्यक्रम रोकना नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज था। आज के डिजिटल युग में युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं बल्कि सूचनाओं के जाल में भी लड़ा जाता है। इंटरनेट पर एक अजीब और खौफनाक थ्योरी तैर रही है। लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस सैन्य ऑपरेशन को ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी नाम दिया है। क्यों? आरोप यह है कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की रणनीति है ये, ताकि जब दुनिया भर के लोग एप्स्टीन फाइल्स या जेफरी एप्स्टीन के बारे में सर्च करें तो उन्हें उन फाइलों के कड़वे सच के बजाय युद्ध की खबरें दिखे। सवाल उठ रहे हैं, क्या इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पास कुछ ऐसी फाइलें हैं जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं को ब्लैकमेल कर सकती हैं? क्या एप्स्टीन का कोई रिश्ता मोसाद से था? क्या अमेरिका भी ब्लैकमेल हो रहा है? इजराइल के हाथों भारत की सिचुएशन भी आप देख ही रहे होंगे। कोई खबर नहीं, प्रधानमंत्री इजराइल गए, क्या था मकसद? क्यों इतने दबाव में ऐसी डील्स हम कर रहे हैं? क्या हो गया है विदेश नीति को हमारी? क्या युद्ध का ये तांडव एक बहुत बड़े स्कैंडल को दबाने की कोशिश है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। इजराइल ने इस युद्ध में अपनी सबसे घातक रणनीति अपनाई है, शीर्ष नेतृत्व का खात्मा। ईरान के नए रक्षा मंत्री इब्द अल रेजा ने पद संभाला ही था कि 24 घंटे के भीतर तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में उन्हें मार गिराया गया। IRGC के 48 बड़े कमांडरों और सलाहकारों को खत्म कर दिया गया।
अमेरिका और इसराइल को लगता है कि नेतृत्व खत्म करने से व्यवस्था ढह जाएगी, लेकिन वे इतिहास भूल रहे हैं। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान गवाह है कि आप एक व्यक्ति को तो मार सकते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं, जो उस व्यक्ति के मरने के बाद शहादत का रूप ले लेती है। ईरान का पलटवार इसलिए डरावना है क्योंकि उसकी सेना अब सिस्टम आधारित हो गई है। कहा जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपनी मृत्यु या संचार टूटने की स्थिति के पहले ही एक एग्जीक्यूटिव स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। अब ईरान की मिसाइल इकाइयां स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस हैं। उन्हें किसी हेडक्वार्टर के आदेश की जरूरत नहीं। उनके पास पहले से तय लक्ष्य हैं, इजरायली शहर और अमेरिकी सैन्य ठिकाने। ये युद्ध को और अधिक अनियंत्रित बनाता है क्योंकि सिस्टम भावनाओं से नहीं चलते, वे प्रोग्रामिंग से चलने लगते हैं। 2026 के इस युद्ध ने तकनीक के उस राक्षसी रूप को दिखाया है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाए। फतेह 2 ईरान की ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चल सकती है। जब कोई मिसाइल इतनी तेज हो तो डिफेंस सिस्टम के पास सोचने के लिए कुछ सेकंड होते हैं। एक गलत निर्णय और लाखों मौतें। क्लस्टर मिसाइलें। तेल अवीव के आसमान में जब ये मिसाइलें फटती हैं तो वे दर्जनों छोटे बम में बदल जाती हैं। इजराइल का आयरन डोम कुछ को तो रोकता है, लेकिन बारिश की तरह गिरते इन सैकड़ों बमों का सामना करना असंभव होता जा रहा है। युद्ध के नक्शों पर जो कोलैटरल डैमेज कहलाता है, असल में वो किसी का घर होता है। तेहरान के एक गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले ने दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। 168 मासूम बच्चियां जो कल के सुनहरे सपने देख रही थी, आज एक मलबे के ढेर के नीचे कफन में लिपटी हैं। चीन ने इसे रेड लाइन का उल्लंघन कहा है। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई से पहले इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी, जो ये दिखाने की कोशिश है कि नैतिकता अभी भी पूरी तरह मरी नहीं है। लेकिन क्या कोई भी युद्ध नैतिक हो सकता है? यह युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो दुनिया की 1/3 तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसका मतलब केवल महंगा पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब है महंगी बिजली, महंगा अनाज और हर उस चीज़ की कीमत में आग लगना जो ट्रांसपोर्ट होकर आप तक पहुंचती है। गरीब देश कर्ज के बोझ तले दबकर दिवालिया हो जाएंगे और मध्यम वर्ग की बरसों की बचत एक झटके में खत्म हो जाएगी। अमीर देशों में भी मंदी के साए गहरे होते जाएंगे। भारत के लिए 2026 सबसे कठिन परीक्षा का वर्ष है। एक तरफ अमेरिका के साथ तकनीकी और सामरिक साझेदारी है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंध। आज भारत का झुकाव स्पष्ट रूप से अमेरिका इजराइल की ओर दिख रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खोना भविष्य में महंगा पड़ सकता है। रूस, चीन और ईरान का बनता हुआ नया धुरी यानी कि एक्सेस भारत के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आज आपकी स्क्रीन ही सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा की बाढ़ आ गई है। डीफेक वीडियो, प्लांट की गई खबरें और भावनात्मक अपीलें। इनका मकसद आपको सच बताना नहीं, बल्कि आपको किसी एक पक्ष के साथ खड़ा करना है। जब सत्य और असत्य की रेखा धुंधली हो जाए तो समाज आपस में ही लड़ने लगता है। यदि रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों को सक्रिय करता है, यदि चीन ताइवान के बहाने अमेरिका को घेरता है और यदि नाटो खुलकर मैदान में आता है, तो हम 2026 को उस साल के रूप में याद करेंगे जब सभ्यता ने आत्महत्या कर ली थी। आज परमाणु हथियार केवल दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। तनाव के इस माहौल में एक गलतफहमी पूरी धरती को राख करने के लिए काफी है। यदि ये युद्ध बढ़ा तो जीत किसी की नहीं होगी। राख के ढेर पर बैठा हुआ राजा कभी विजेता नहीं कहलाता। आप में से कितनों को लगता है कि सत्ता की जवाबदेही आज सबसे बड़ी जरूरी बात हो गई है? किसी की गलतियां और पागलपन के लिए आम आदमी, आम जन कब तक ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे, हजारों लोगों के मौत के जिम्मेदार बनकर? अगर सत्ता और पावर पाई जाए तो लानत है, लानत है आज के इस सिस्टम पे। कहाँ है वो धर्मगुरु जो अपने ज्ञान की शक्ति से इस नॉनसेंस को रोक नहीं सकते? धर्म, पावर का नशा, अपना प्रभुत्व जमाने का नशा, दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा पाने का नशा इंसानियत को कहाँ ले आया है आज? हमें एकजुट होकर अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। आज सत्ता जवाबदेही से भागने लगी है। हमने जाने अनजाने उन्हें जरूरत से ज्यादा आज़ादी और छूट दे डाली है। हमें ये याद रखना होगा कि सत्ता हमारे लिए होती है, हमसे ही होती है। किसी के पागलपन या निजी महत्वाकांक्षाओं का खामियाजा हम भुगतें, ये कतई सही नहीं है। अपने नेतृत्व को हर क्षण जवाबदेह बनाना अनिवार्य है, वरना ना जाने किस दबाव में या ना जाने किस अज्ञात कारण से ये लोग हमारा और पूरी इंसानियत का अपूर्णीय नुकसान कर दे, ये कोई नहीं जानता। घरों में बैठकर जो जंग का नशा पालते हैं, वो अपने बच्चों को मौत के मुंह में डालते हैं। उठो, इससे पहले कि ये पागलपन जमाना निगल जाए, सवाल पूछो उनसे जो मौत का व्यापार पालते हैं। प्रणाम।